ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कल वाला लेक्चर भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। कल जो हमने डिस्कस किया था उसी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप ज़रा मुझे कंफर्म कर ले कहाँ तक हमने डिस्कस किया था कल। हाँ दनियाल, कहाँ तक डिस्कस हुआ था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक, वेरी गुड। तो मज़ीद इसको आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जो है यहाँ से ओके स्क्रीन शेयर ओके। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद आज मज़ीद जो है इसको डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इज एवरेज वेलोसिटी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की हैं, जब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई कर लेते हैं वो एक मखसूस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद एक स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये भी सेंड किया था स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर ले। इसमें उसका सवाल ये था सर कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम कौन सा फार्मूला इस पर यूज़ कर लें। तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स अगर स्टूडेंट्स आप देखें इसमें बताया गया है कि एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और दूसरा कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है। तो जब आपको पता चल गया कि अगर एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है तो डायरेक्टली आपको ये पता लगना चाहिए कि ये कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन है। क्यों पैरेलल कम्बिनेशन है स्टूडेंट्स? क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन ही में फ्लो ऑफ चार्ज के लिए जो है वो डिफरेंट रूट होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हैं और यहाँ से जो है ये हैं। अब अगर ये एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और दूसरा अनचार्ज है तो अगर ये सीरीज में लगे होते तो फिर तो दोनों को अनचार्ज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बैटरी आप कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक रास्ता होता है, वन रूट होता है, तो फिर दोनों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में जस्ट आपको बताया गया है कि एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा जो है वो अनचार्ज है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से मैं ये इसके लिए डायग्राम ये प्लॉट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम, और उसके बाद ये, उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास ये आ जाएगा। ये दो कैपेसिटर इसी तरह है और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये और यहाँ से ये हाई पोटेंशियल और यहाँ पर ये लो पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको आपके लिए सैंपल कर देता हूँ, फिर आपने इसी तरीके से करना है इसको। फॉर एग्जांपल ये है C1 कैपेसिटेंस और ये दूसरा जो है ये है C2 कैपेसिटेंस। ओके, ये दोनों कैपेसिटर हैं स्टूडेंट्स। अब C1 भी हैं और C2 भी हैं आपके पास, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी गिवन है आपको। C1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किताब में ये गिवन है स्टूडेंट्स, और C2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, और ये जो वोल्टेज हैं ये है स्टूडेंट्स 120 वोल्ट, ये भी गिवन है स्टूडेंट्स। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ करना है ये वाला। तो ये देखिए C1 और C2 ये ऊपर दोनों वैल्यू पुट कर ले, आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आप ये देखिए V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C। स्टूडेंट्स अगर आप देखिए इसमें क्यों चार्ज की वैल्यू नहीं गिवन है, तो वो चार्ज की वैल्यू आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कौन सा वाला, C1 चार्ज हो रहा है, और तो आप इस तरह यूज़ कर ले कि Q इज इक्वल टू C1 V1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले C1 और V1, इससे आपके पास जो है स्टूडेंट्स चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू को आप जस्ट सिंपल पुट कर ले, जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ जाए इसका। तो ये वो सवाल था जिस स्टूडेंट्स ने सेंड किया था और बताया था इसके हवाले से, उसका ये आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ओहम्स लॉ को। आज का जो हमारा टॉपिक है
अब वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और ओहम्स लॉ के साथ साथ स्टूडेंट्स हम रेजिस्टेंस को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओहम लॉ जो है, ओहम एक साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स, और रेजिस्टेंस जो है ये अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं, ये सबको पता है स्टूडेंट्स। और क्लास 10th में भी आपने ओहम लॉ को जो है ना जस्ट पढ़ा होगा। यहाँ पर आप उसकी ग्राफ जस्ट समझेंगे और हम ओहमिक मटेरियल और नॉन ओहमिक मटेरियल के हवाले से बात करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये सबको पता है कि ओहम्स लॉ की स्टेट्स में क्या है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा करंट के साथ। ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किस चीज़ के साथ स्टूडेंट्स? करंट के साथ। और सिंपल जो फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं वो ये यूज़ करते हैं ओहम्स लॉ, V = IR। और इसी फार्मूले से हम वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, करंट भी फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो क्वांटिटी गिवन हो इसमें, और फॉर एग्जांपल या वोल्टेज गिवन है या करंट, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या I और R गिवन है तो वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और रेजिस्टेंस की यूनिट जो है स्टूडेंट्स ओहम है, और ओहम को जो है हम इससे ओमेगा, इस सिंबल से जो है इसको हम डिनोट कर देते हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इसकी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिखी भी है काफ़ी डिटेल के साथ कि ओहम लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो जिस तरह मैंने बताया कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसी को क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ कहते हैं। रिलेशन दो क्वांटिटी के दरमियान ओहम ने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ बैटरी या ऑफ अ कंडक्टर, और करंट के दरमियान इसने रिलेशन बताया स्टूडेंट्स। और ओहम के मुताबिक I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस तरह I = तो जब हम इस सिंबल को स्टूडेंट्स ख़त्म कर देते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट, और V = आपके पास रिलेशन आ जाएगा IR। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें ओहम्स लॉ की, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो ग्राफ है वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है। अब स्टूडेंट्स देखें, इसमें हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये देखिए ये वोल्टेज है, और अलोंग वाई एक्सिस स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमारे पास करंट है। अब स्टूडेंट्स जितना वोल्टेज को आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो करंट भी आपको कितना मिलेगा? 1 एम्पेयर मिलेगा। अगर वोल्टेज को आपने 2 वोल्ट कर दिया तो करंट भी कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 2 एम्पेयर मिलेगा। और इसी तरह अगर वोल्टेज को आपने 3 वोल्ट कर दिया, 3 वोल्ट, तो साथ साथ स्टूडेंट्स 3 वोल्ट के साथ करंट भी कितना? 3 एम्पेयर। मीन्स जितना आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं उतने ही चेंज स्टूडेंट्स करंट में आ रहा है। तो इस तरह रिलेशन को हम कहते हैं, ये लीनियर एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है स्टूडेंट्स, और रिलेशन को हम कहते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका जो भी सवाल हो आप ज़रा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, फिर मज़ीद फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अगर यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट तो फिर क्लियर लेके, ताकि मज़ीद इसको डिस्कस करें। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ उमेर बेटा, मैंने माइक लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आप अगर कमेंट करें तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ मुझे माइक को फिर हटाना होगा, फिर आपकी आवाज़ में सुन सकता हूँ। अदरवाइज़ जब माइक लगाते हो तो माइक के साथ साउंड आप लोगों की बंद हो जाती है। तो अक्सर मैं माइक इसलिए यूज़ नहीं करता हूँ, फिर जब माइक यूज़ नहीं करता हूँ फिर आप कहते हैं कि थोड़ा सा सर आवाज़ में प्रॉब्लम है। आप ज़रा कमेंट्स में लेके जो आप बात कहना चाह रहे हो कमेंट्स में लेके आए। क्लियर है? ओके, थैंक यू। मज़ीद कोई सवाल स्टूडेंट्स? अगर सबको क्लियर है तो फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको आनी चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बात की और यहाँ तक ऑलरेडी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ तक आप सबको पता था। उसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत हम फर्दर डिस्कस करेंगे ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं ओहमिक को। तो याद रहे स्टूडेंट्स के अगर मेटालिक कंडक्टर को आप यूज़ करते हैं, जिस तरह एल्यूमिनियम हुआ और सिल्वर हुआ, कापर हुआ स्टूडेंट्स, दे ऑल आर ओहमिक कंडक्टर। ये सारे के सारे ओहमिक हैं। अब क्यों ओहमिक हैं? क्योंकि ये ओहम लॉ को ओबे कर देते हैं। दे फॉलो ओहम्स लॉ, ओहम लॉ को ओबे करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं? स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ इस तरह लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है, वोल्टेज और करंट के दरमियान, तब ही ओहम ने बताया था कि लीनियर ग्राफ आ सकता है अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये नॉन लीनियर ग्राफ आता है इन दोनों के दरमियान। तो अगर ग्राफ लीनियर आया इसी तरह तो हम कहेंगे कि ये जो मटेरियल है ये कौन से हैं, ये जो कंडक्टर है ये कौन से हैं, ये ओहमिक कंडक्टर है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर लीनियर ग्राफ आया तो हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है ये ओहमिक कंडक्टर है। और ओहमिक कंडक्टर में स्टूडेंट्स वोल्टेज जो है, वोल्टेज का जो है डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ? करंट के साथ। करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें इसके जो एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, ये जिस तरह एल्यूमिनियम वायर हुआ, कापर, सिल्वर, ये सारे के सारे जो हैं ये ओहमिक मटेरियल है स्टूडेंट्स। क्यों ओहमिक हैं? क्योंकि ये ओहम लॉ जो है उसको स्टूडेंट्स ओबे कर देते हैं। इन सब का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो लीनियर ग्राफ आता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आपकी किताब में ये आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 68 पर आपको ये मिल जाएंगे ये ग्राफ कि नॉन ओहमिक मटेरियल कौन से हैं स्टूडेंट्स। नॉन ओहमिक मटेरियल वो मटेरियल हैं जिसका ग्राफ आपके पास लीनियर ना हो, नॉन लीनियर हो। और इसमें जो डिवाइस हुए हैं लाइक डायोड और ट्रांजिस्टर। अब व्हाट इज डायोड एंड ट्रांजिस्टर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इन दोनों पे जो है अपने अपने टॉपिक है चैप्टर 18 में, डायोड और ट्रांजिस्टर पर। यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डायोड क्या है। डायोड एक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग, जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। अब वो डिवाइस किस तरह बना है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे बना है, और ये सारी चीज़ें हम उस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह स्टूडेंट ट्रांजिस्टर भी एक डिवाइस है
और इसको हम एज अ स्विच भी यूज़ करते हैं, इसको हम एज एम्पलीफिकेशन भी यूज़ करते हैं, सिग्नल इससे हम बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, और इन दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हैं स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों नॉन ओहमिक है। नॉन ओहमिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि ये ओहम लॉ को स्टूडेंट्स ओबे नहीं करते। ओहम लॉ को क्या नहीं करते? ओबे नहीं करते स्टूडेंट्स। अब क्यों ओबे नहीं करते स्टूडेंट्स? तो ये डिपेंड करते हैं इसके इंटरनल इनसाइड जो है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है और जो एटम की वाइब्रेशन है, इस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ हम हमारे पास रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट आता है। इसमें नॉन ओहमिक मटेरियल जो है इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो इसका मज़ीद फर्दर रिस्पॉन्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। एक डायग्राम दोनों को एक साथ मैंने लिया है ताकि आपको पता चले। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें, ये लिखा हुआ है ऊपर ओहमिक वर्सेस नॉन ओहमिक रेजिस्टर। तो अब स्टूडेंट्स दोनों को देख लें, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप ये देखें, फर्स्ट वन इस ग्राफ को स्टूडेंट्स अगर आप देखिए वाई एक्सिस पर करंट है और अलोंग एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? वोल्टेज है। और इसका ग्राफ स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ग्राफ लीनियर ग्राफ है, मींस जितना वोल्टेज को इंक्रीज किया है उतना ही इंक्रीज यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स, उतना ही इंक्रीज जो है करंट में आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर लीनियर ग्राफ है तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि मटेरियल कौन सा होगा? कंडक्टर होगा, और ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं। जितनी भी मेटालिक कंडक्टर हैं ओबे करते हैं ओहम लॉ को। और ओहम लॉ में को अगर ओबे करता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप सबको मैंने बताया कि ग्राफ फिर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ये जो है वोल्टेज ये लीनियर ग्राफ होना चाहिए स्टूडेंट्स, लीनियरली इंक्रीज। जितना आप इंक्रीज करते हो वोल्टेज को स्टूडेंट्स, तो वोल्टेज की वजह से करंट में जो इंक्रीज आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है? वो लीनियरली आता है। और ये ग्राफ स्टूडेंट्स अगर आप देखिए सेकेंड ग्राफ, इस ग्राफ में भी वाई एक्सिस पर क्या है? इस ग्राफ में भी स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर करंट है, और अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखिए वोल्टेज है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखिए स्टूडेंट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ स्टूडेंट्स नहीं है, लीनियर ग्राफ नहीं है। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ? क्रॉस कर लेता हूँ इसको। तो ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स? ग्राफ ये वाला है, नॉन लीनियर ग्राफ इसको कहते हैं। मतलब जितना आपने वोल्टेज को चेंज किया उतने ही करंट नहीं मिला, बल्कि उतने एम्पेयर का करंट नहीं मिला, उससे कम मिला स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो रजिस्टर आपने लगाया था सर्किट में, उसने एनर्जी को यूज़ किया, और वो इस एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट कर देता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन भी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये देखिए ये रिलेशन कांस्टेंट नहीं आया है, ये लीनियरली इंक्रीज नहीं आया, ये ग्राफ नॉन लीनियर हो गया है आपके साथ। तो स्टूडेंट्स ओहमिक वो जिनका लीनियर ग्राफ हो, नॉन ओहमिक वो जिनका नॉन लीनियर ग्राफ हो। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका जो भी सवाल है वो आप कर लें, फिर मज़ीद फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स तो फिर आप क्लियर, लेकिन ये कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे को कॉल वगैरह ये बंद कर लें स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट के हर एक एक्टिविटी का पता चलता है। स्टूडेंट्स सबको अगर क्लियर है तो क्लियर लेके, अगर कोई सवाल है आपका यहाँ तक तो वो सवाल लिख लें।
फिर मज़ीद फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। हलील बेटा क्लियर है? दनियाल, हलील, आकिफ, कमेंट में जल्दी जल्दी लिख ले जिनको क्लियर है। यस क्लियर, ओके थैंक यू। अजलान क्लियर है बेटा? ओके थैंक यू। मोहम्मद बिलाल क्लियर, थैंक यू। दनियाल, दनियाल और ये दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दनियाल क्लियर, ओके थैंक्स। बस मेरे ख्याल में क्लियर है, सबको क्लियर है। यहाँ तक फर्दर डिस्कस करते हैं इसको। ओके आकिफ थैंक यू, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन की। अब इसके बाद फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं, मज़ीद स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारे पास जो है फर्दर स्टूडेंट रेजिस्टेंस। ये स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है, आज इसी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इसको लिखा भी है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, या शॉर्टकट डिफिनीशन जो आपको आता है उसी को आप नोट कर ले। अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर एंड अ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट के लिए किसी भी मटेरियल में जो रुकावट होती है इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है ऑफ अ कंडक्टर इज ड्यू टू, किस वजह से ये रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, ये बात समझ लें कि किसी वायर में रेजिस्टेंस किस वजह से आती है स्टूडेंट। तो याद रहें, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम। रेजिस्टेंस किसी वायर में किस वजह से स्टूडेंट्स होती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बार बार जो है वो आपस में टकराते हैं, और उनके टकराने की वजह से स्टूडेंट्स फिर क्या आ जाता है, अपोजिशन आ जाता है। बाकी जो चार्जेस हैं उनके लिए, उनकी फ्लो के लिए वो रुकावट आ जाती है। तो उस रुकावट की वजह से जो है जो आ जाती हैं चार्जेस को, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड है। रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट्स लेंथ पर डिपेंड है। फर्स्ट वन, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन अ लेंथ। लेंथ पर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या है वो डिपेंड है। अब कैसे डिपेंड है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझे, मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ कि लेंथ पर ये कैसे डिपेंड करता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वायर है, अब ये वायर जो है इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स
इसकी लेंथ है 1 मीटर। इस वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है स्टूडेंट। अब इस 1 मीटर की वजह से अपोजिशन आती है फ्लो ऑफ चार्जेस की। तो ये अपोजिशन जस्ट मैं आपको, ये तो रीज़न मैंने बताई है स्टूडेंट, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलिजन की वजह से होती है। तो रुकावट जस्ट ये आप कंसीडर कर लें कि ये मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे क्या है, अपोजिशन है, फ्लो ऑफ चार्ज। एटम वाइब्रेट करते हैं इस तरह अपनी जगह पर, और उसकी वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो भी वाइब्रेशन कर लेते हैं। तो बाकी जो चार्जेस इस तरह फ्लो करते हैं तो उनके लिए रास्ते में जो रुकावट होती है उसको स्टूडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 मीटर की वजह से ये रुकावट है, ये अपोजिशन है। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इस वायर के साथ मज़ीद 1 मीटर लेंथ, मज़ीद इसको एक और 1 मीटर एक और टुकड़ा लगाओ, तो देखिए एक अपोजिशन तो ऑलरेडी थी इसकी वजह से। तो क्या किया मैंने, अपोजिशन को जो है ना मज़ीद इंक्रीज़ किया स्टूडेंट्स। वायर को जब आप इस तरह बढ़ाते हैं, लेंथ, कौन सी चीज़ स्टूडेंट्स, लेंथ को में इंक्रीज़ आ जाता है। और जब इस तरह लेंथ में इंक्रीज़ आता है तो मज़ीद उसी लेंथ में भी क्या होगी, उसी लेंथ में भी अपोजिशन होगी। एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन जो है जो मूवमेंट करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन मज़ीद भी बढ़ जाएगी। तो 1 मीटर, पहले 1 मीटर था, अब 2 मीटर होगा, क्योंकि ये 1 इसमें मज़ीद ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। तो याद रहे इसी वजह से स्टूडेंट्स, जितना आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ये वो फैक्टर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट जो जिसमें रेजिस्टेंस पर जो फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो जितना आप लेंथ को बढ़ाएंगे उतनी ही अपोजिशन भी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। जितना आप लेंथ को कम रखेंगे उतनी अपोजिशन कम होगी, जितने लेंथ को बढ़ाएंगे उतनी अपोजिशन फ्लो ऑफ चार्ज के लिए ज़्यादा होती जाएगी। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स सेकंड जो है, ये याद रहे कि एरिया पर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया। और एरिया के साथ स्टूडेंट्स इस रेजिस्टेंस का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। एरिया के साथ स्टूडेंट्स इसका जो रिलेशन है रेजिस्टेंस का, वो इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप देखें, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि जब आप एरिया बढ़ाएंगे, स्मॉल एरिया है, एरिया कम है, तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको अगर स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको एक वायर के थ्रू कोशिश करता हूँ कि समझो। फॉर एग्जांपल ये वायर है, और इस वायर में स्टूडेंट्स ये वायर है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, और इस वायर में ये छोटे छोटे मैं पोजीशन जस्ट आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स बता देता हूँ। ये पोजीशन, इसके अंदर स्मॉल पोजीशन ये है। अब स्टूडेंट्स जब इस एरिया को आप बढ़ाएंगे तो ये देखिए, अब इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ पर इजीली मूव करेंगे। ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का, और दूसरा जो है इसका लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसमें इजीली मूव करेंगे, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसमें जो है डिफ़िकल्ट, वो उसके मूवमेंट के लिए जो है ना वो डिफ़िकल्टी आएगी स्टूडेंट्स। तो याद रहे कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम होती है। और आप अगर रेजिस्ट एरिया को कम करेंगे, कम रखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का स्टोन, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसके साथ स्टूडेंट्स इन्वर्स रिलेशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन को अगर आप देखें
ये है इक्वेशन नंबर ए, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स, अगर ये रिलेशन आप देखें, ये है इक्वेशन नंबर बी। अब दोनों में स्टूडेंट्स देखें, ए और बी, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट दोनों को। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन कर लें। जब आप दोनों को स्टूडेंट्स कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसी रिलेशन में स्टूडेंट्स आर क्या है, इसी रिलेशन में जो है आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस, एल जो है लेंथ है, और ए जो है एरिया है। अब स्टूडेंट जब भी हम इसको खत्म करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप ये रिलेशन आ गया, उसके बाद स्टूडेंट्स जब आप इसी को खत्म करेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल है, दिस इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल। और उसके बाद स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इस सिंबल को जब आप खत्म करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये कांस्टेंट लगाएंगे, और इसी को कहा जाता है रो। और रो जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है 1 मीटर वायर की वजह से जितनी रेजिस्टेंस आती है स्टूडेंट्स, जो 1 मीटर वायर जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी स्टूडेंट। रेजिस्टेंस offered by 1 meter having 1 meter square area, 1 मीटर वायर है और उसका एरिया जो है वो भी 1 है, तो उसकी वजह से जो अपोजिशन होती है स्टूडेंट्स, उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। सिंपल यहाँ पर अगर मैं कर लूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये है वायर, और इस वायर में इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ है 1 मीटर, इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, और इसका एरिया जो है वो है स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर। अब इस 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया की वजह से जो अपोजिशन होती है इसी वायर के इस टुकड़े से, उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये जितना अपोजिशन ऑफर कर ले तो वो इस रेजिस्टिविटी से हम डिनोट कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी रो से। तो मैं रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स? It is the resistance of a conductor of a unit length and unit area. Unit length 1 meter length, unit area 1 meter square. इसकी वजह से जितनी रेजिस्टेंस आ जाए इसी कंडक्टर में, उसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और डिफरेंट मटेरियल जो है उसकी डिफरेंट स्टूडेंट रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है ओहम मीटर, और ये यूनिट इसी रिलेशन से, देखिए इस एरिया को इधर मल्टीप्लाई करोगे, एल पर डिवाइड करोगे, तो इसी रिलेशन से रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, एक एम आपके पास रह जाएगा मीटर, तो ओहम मीटर ये इसकी जो है यूनिट है। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है।
डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आप किताब के पेज नंबर 71 पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 71 पर हमारे पास एक टेबल गिवन है और इसमें 12.1 टेबल 12.1 डिफरेंट मटेरियल हैं। जिस तरह कापर हुआ उसकी रेजिस्टिविटी, कापर वायर जो है वो अगर उसका 1 मीटर एक छोटा सा टुकड़ा है तो वो कितनी रेजिस्टिविटी ऑफर कर देती है, तो वो है 0.0178। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है, टेन की जो है अपनी रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की अपनी है, ब्रास की अपनी है और आयरन और लेड की अपनी रेजिस्टिविटी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका जो भी सवाल हो वो आप कर लें, फिर फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेचर मटेरियल से कैसी रिलेशन है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं। आकिफ ने पूछा है, वेरी गुड, अच्छा सवाल है। नेचर मटेरियल मीन्स अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। और कोई सवाल स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो आगे डिस्कस करते हैं। जिस तरह नेचर मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं हमारे पास, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कंडक्टर हैं, तो इसी बात को आप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। अब डिफरेंट मटेरियल आपके पास होते हैं और जब आप उसको टेम्परेचर आप उसकी इंक्रीज कर लेते हैं तो टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स? तो याद रहे स्टूडेंट्स के रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न ये है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन ऑफ एन एटम ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। जो एटम ऑफ अ कंडक्टर है उनका वाइब्रेशनल मोशन जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके इंक्रीज होने के बाद ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोलिजन जो है वो इंक्रीज होती है और जब इलेक्ट्रॉन की कोलिजन इंक्रीज होती हैं तो अपोजिशन बढ़ जाती हैं और जब अपोजिशन बढ़ जाती हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सिंपल स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेंगे। यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल का जो है ना उसके नेचर का पता चल जाएगा और उसमें ये चेंज कैसे आता है इसी को स्टूडेंट हम प्रूव करते हैं। और फिर थोड़ा सा ये टॉपिक लेंथी है, मुझे लग रहा है कि अगले क्लास के लिए भी रह जाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक डिस्कस कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो सबको पता है कि जब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस उसकी जो है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। मतलब अच्छा मटेरियल है तो जितनी उसकी पहली रेजिस्टेंस थी तो उसके बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो उसी लिमिट के साथ इंक्रीज होगी। ये नहीं कि कभी उसमें डायरेक्टली इंक्रीज आएगा और कभी उसके पास इनडायरेक्टली आएगा। मतलब कभी उसका लीनियर ग्राफ आएगा, कभी नॉन लीनियर। अगर मटेरियल अच्छा मटेरियल है, अच्छे नेचर का मटेरियल
तो जिस तरह मेटल वायर है, जितना जितना उस पहले से उसका रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं 1 मीटर क्यूब की वजह से कितना रेजिस्टेंस है, उसके बाद जितना आप इंक्रीज करेंगे उसमें इंक्रीज भी उतना आएगा स्टूडेंट्स। तो इस रिलेशन का पता है हमको स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है और ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को देखें। ऊपर अगर दोनों इक्वेशन को आप देखिए, ये भी डेल आर है स्टूडेंट्स और ये भी डेल आर। इसका मतलब है मैं कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। कंबाइन कर ले दोनों इक्वेशन, आपके पास आ जाएगा डेल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है और उसके साथ R1 और उसके साथ डेल्टा टी। अब स्टूडेंट जब इस सिंबल को हम खत्म करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको खत्म आउट कर ले। जब ये सिंबल स्टूडेंट्स यहाँ से आप खत्म करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जगह स्टूडेंट्स आप लगाएंगे इक्वल और कांस्टेंट और मजीद ये रिलेशन इस तरह लिख लेंगे। अब स्टूडेंट मैं अगर इस तरह कर लूँ, डेल आर की जगह 2 माइनस R1 लिखूँ और डेल टी की जगह में लिखूँ T2 माइनस T1, तो ये रिलेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसी रिलेशन में पुट करें ऊपर। ये देखिए स्टूडेंट्स, जब इस रिलेशन में आप पुटिंग कर देते हैं या इस रिलेशन इसके बाद ये इस रिलेशन में पुटिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डेल आर की जगह R2 माइनस R1 और डेल टी की जगह T2 माइनस T1, बाकी सेम यही रिलेशन। अब स्टूडेंट्स इसको इधर शिफ्ट कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा R2 R1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस रिलेशन में आपके पास ये देखिए ये भी R1 है, यहाँ पर भी R1 है, तो R1 को कॉमन ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अब अगर स्टूडेंट्स इनिशियल टेम्परेचर आप 0 कंसीडर कर लें और फाइनल टेम्परेचर आप T कंसीडर कर लें, इसी तरह इनिशियल रेजिस्टेंस आप 0 कंसीडर कर लें और फाइनल रेजिस्टेंस आप T कंसीडर कर लें, तो इसमें पुटिंग कर ले R2 फाइनल है रेजिस्टेंस, तो इसकी जगह RT और R1 जो है आपके पास इनिशियल है, इसकी जगह R0, उसके बाद 1 प्लस T फाइनल है और T1 जो है वो 0 है, तो आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनल रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इसमें स्टूडेंट्स इस रिलेशन में ये अल्फा जो है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्टूडेंट्स, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है हमारे पास ये स्टूडेंट्स अल्फा। इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट्स के कौन से मटेरियल के साथ हमारा वास्ता है, आया वो कंडक्टर है, आया वो सेमीकंडक्टर है। मीन्स अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे और टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ जो मटेरियल था उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही थी, तो इससे पता चलता है कि ये मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, तो इससे पता चलता है कि ये जो मटेरियल है ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, ये अल्फा।
और अल्फ़ा जो है क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है इसी को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी को हम स्टॉप कर देते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी रिलेशन पर, क्योंकि फर्दर इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका अगला क्लास भी होगा और यहाँ तक आपके सवाल भी होंगे, लाजमी बात है। तो आपके अगर सवाल हैं यहाँ तक तो वो कर लें, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको मज़ीद फर्दर डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 12.6 स्टूडेंट्स, आपका ये जो भी सवाल है, लेक्चर का टाइम बस ख़त्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में आपको ये आंसर मिल जाएंगे। तो नेचर सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस, स्टूडेंट्स ये सारे आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। आपका अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो अगले क्लास तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।